अस्सलाम वालेकुम। सैपिर-वुर्फ हाइपोथेसिस ये है हमारे आज के टॉपिक का नाम। बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिंग्विस्टिक्स की फ़ील्ड में और अगर फ़र्दर देखा जाए तो साइकोलिंग्विस्टिक्स में। तो चलें देखते हैं कि इसमें क्या है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हाइपोथेसिस जो कि सैपिर, एडवर्ड सैपिर और ली वुर्फ ने डेवलप की थी मिलके। स्टार्ट एडवर्ड सैपिर ने लिया था, उसके बाद फ़र्दर जो डेवलपमेंट थी वो ली वुर्फ की जानिब से की गई थी। ये जो हमारे पास हाइपोथेसिस है, ये रिलेशनशिप शो करती है लैंग्वेज का, थॉट का और कल्चर का। यानी कि इन तीनों का आपस में एक दूसरे के साथ क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप है, क्या फ़र्क पड़ता है, एक चीज़ का दूसरी चीज़ के ऊपर क्या असर पड़ता है, ये चीज़ें इस हाइपोथेसिस के अंदर डील की गई हैं। अब इस हाइपोथेसिस को समझने के लिए इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज़्म और दूसरा है लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनिज़्म को समझने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर क्या है। आपको नाम से ही ये बात थोड़ी-सी क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या कि लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज़्म यानी कि लैंग्वेज डिटर्मिन करती है किस चीज़ को, ये आगे हमने देखना है। मतलब कि लैंग्वेज में एक डिटर्मिनिज़्म का कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं कि इसकी जो मेन कोर आइडिया है वो मैंने स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया है। व्हाट इज़ सेड हैज़ ओनली सम इफ़ेक्ट ऑन हाउ कॉन्सेप्ट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय माइंड। यानी कि हमारी जो लैंग्वेज है वो डिटर्मिन करती है हमारे ब्रेन की, हमारे माइंड की परसेप्शन को। यानी कि हम जो भी चीज़ सुनते हैं या हम जो भी चीज़ बोलते हैं, ऑब्वियसली उसमें लैंग्वेज का यूज़ होता है। हमारे सुनने में भी, हमारे बोलने में भी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। तो वो लैंग्वेज जो सुनने या बोलने में हम यूज़ करते हैं, वो लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा असर करती है उन कॉन्सेप्ट्स पे जो हमारा माइंड परसीव करता है या अंडरस्टैंड करता है या समझता है। तो इससे हमें क्या बात पता चलती है कि हमारे जो मेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हमारी लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस होते हैं। जबकि ये चीज़ नॉर्मली देखी जाए तो इतनी कोई इंसान इसको रद्द भी कर सकता है, इसको रिजेक्ट भी कर सकता है, बट सैपिर और वुर्फ कहते हैं कि ऐसा होता है। उनका जो लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज़्म का कॉन्सेप्ट है, वो यही कहता है कि लैंग्वेज जो है वो डिटर्मिन करती है। आगे चलते हैं तो आपको बात मज़ीद क्लियर होती चली जाएगी। आगे क्या लिखा है मैंने इधर, वो ये कि एक बंदा जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, वो उसके थॉट प्रोसेसेस और वर्ल्ड व्यू 2 चीज़ों को अफ़ेक्ट करती है। अब थॉट प्रोसेसेस क्या होता है कि जो भी चीज़ हमारी थिंकिंग में, हमारी माइंड में चल रही है, और वर्ल्ड व्यू होता है कि हमारी डिफरेंट चीज़ों के बारे में, इस दुनिया के बारे में हमारे क्या व्यूज़ हैं। अब हर इंसान के डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज़ होते हैं अबाउट डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, हमारा रिलीजन पे कोई व्यू हो सकता है, हमारा पॉलिटिक्स में कोई एक स्पेसिफिक व्यू हो सकता है, हमारा सोसाइटी से रिलेटेड कोई व्यूज़ हो सकते हैं। तो ये सारे जो हमारे वर्ल्ड व्यूज़ हैं कि हम वर्ल्ड को, दुनिया को कैसे परसीव करते हैं, वो चीज़ें और हमारी डिफरेंट थिंकिंग प्रोसेसेस, ये सब कुछ हमारी लैंग्वेज डिटर्मिन करती है। लैंग्वेज का बहुत असर होता है इस पे। अब अगर हम इस डिटर्मिनिज्म के कॉन्सेप्ट को फर्दर ब्रेक डाउन करना चाहें तो वो 2 चीज़ों में हो सकता है। फर्स्ट जो है वो है स्ट्रॉन्ग और सेकंड जो है वो है वीक, यानी कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनिज्म या वीक डिटर्मिनिज्म। तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनिज्म क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनिज्म एक तरह का स्ट्रिक्ट व्यू है, बहुत स्ट्रिक्टनेस है इसके अंदर कि जो भी हम बोलते हैं वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है उस चीज़ को जो हमारा माइंड देखता है, हमारा माइंड परसीव करता है। और वीक डिटर्मिनिज्म ऑब्वियस सी बात है कि इसका ऑपोजिट होगा कि जो चीज़ हम देखते हैं या जो चीज़ हम बोलते हैं, उसका कुछ कम इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी सोच पे। यानी अगर दूसरे अल्फाज में देखा जाए तो जो वीक डिटर्मिनिज्म है, उसके मुताबिक लैंग्वेज जो है वो हमारी सोच को डिफाइन नहीं करती। मतलब असर अंदाज ज़रूर होती है बट डिफाइन नहीं करती। मतलब पूरा का पूरा जो है वो हमारी सोच पूरी की पूरी उस लैंग्वेज की वजह से नहीं बनी। जबकि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनिज्म में ये चीज़ है कि हमारी लैंग्वेज हमारी सोच को फुली डिफाइन कर रही है। सही, तो आई होप आप लोगों को यहाँ से चीज़ें क्लियर होंगी। आगे मैं एग्जांपल्स दूंगी तो इंशाल्लाह मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैंने एडवर्ड सेपर की तरफ से जो बात कही गई थी वो कोट की है। वो कह रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स डू नॉट लिव इन द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड अलोन, nor alone in the world of social activity as ordinarily understood, but are very much at the mercy of particular language which has become the medium of expression for their society. यानी कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, क्योंकि उन्होंने एक सोसाइटी में मूव करना है, वो अकेले कहीं जाके नहीं रहते हैं और कोई ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में नहीं रहते हैं। ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि एक फैक्ट्स पे बेस्ड हो, ऐसी चीज़ जिस पे लोगों की अपनी ओपिनियंस असरअंदाज ना हो। तो दुनिया कोई ऐसी जगह नहीं है। यहाँ ये है सब्जेक्टिव, वर्ल्ड हमारा सब्जेक्टिव है, यानी कि हर बंदे का अपना व्यू, अपना ओपिनियन, अपनी परसेप्शन होती है जिसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ को व्यू करता है। और हर एक का जो व्यू है उसके अकॉर्डिंगली दुनिया डिफरेंट होगी। तो वो जो व्यूज़ हैं वो शेप कैसे होते हैं? वो कह रहा है कि वो
बट आर वेरी मच एट द मर्सी ऑफ द पर्टिकुलर लैंग्वेज, कि ये चीज़ें जो है हमारी लैंग्वेज के रहमो करम पे छोड़ी गई हुई हैं, कि हमारी लैंग्वेज जिस तरह की होती है हमारी सोसाइटी में हम वही चीज़ यूज़ करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ऑब्वियसली जब हम लैंग्वेज से ही अपनी दुनिया और अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारी सोच हमारी लैंग्वेज से असरअंदाज तो होगी। क्योंकि हो सकता है कि एक लैंग्वेज में एक चीज़ डिफरेंट तरीके से बोली जाए, दूसरी में डिफरेंट तरीके से बोली जाए, तो वहाँ हमारी सोच का फ़र्क हमारी लैंग्वेज की वजह से ज़ाहिर होता है। आगे एग्जाम्पल्स दूंगी तो बात मज़ीद क्लियर हो जाएगी। तो चलें एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट है होपी लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जो कि इंडियन लैंग्वेज है, लेकिन बोली जाती है साउथ वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में। और ये इस लैंग्वेज की एक ये खासियत है कि इसके अंदर वर्ब जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं करता बिटवीन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जैसा कि हम देखते हैं इंग्लिश में हमारे पास फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं जो कि वर्ब ही बता देता है कि प्रेजेंट चल रहा है, कि पास्ट चल रहा है, कि फ्यूचर चल रहा है। और उर्दू में भी हमारे पास इसी तरह है कि हमारे पास था और थी और है, हैं के वर्ड्स हैं जो कि वर्ब के साथ ही इस्तेमाल होते हैं, जिससे हमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का डिफरेंस पता चल जाता है। लेकिन ये जो लैंग्वेज जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं बताती। उस लैंग्वेज के अंदर ये चीज़ नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो स्पीकर्स हैं इस लैंग्वेज के, उनकी बात करने का अंदाज, उनकी परसेप्शन उसी हिसाब से होगी। वो वर्ब अगर बोलेंगे तो वो चीज़ वो परसीव नहीं कर सकते कि क्या टाइम पीरियड चल रहा है, जबकि दूसरी लैंग्वेज के लोग ये परसीव कर सकते हैं। तो इससे ज़ाहिर होता है कि उनका जो थॉट प्रोसेस है वो उनकी लैंग्वेज की वजह से इफ़ेक्ट हो रहा है ऑब्वियसली। सेकंड हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है वो टर्किश लैंग्वेज की है, कि इसके अंदर हमारे पास 2 तरीके के पास्ट टेंस होते हैं। एक वो जिसमें हमने अपना डायरेक्ट एक्सपीरियंस बता सकते हैं, ऐसा पास्ट टेंस जिसमें हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस डायरेक्टली बता सकते हैं, और दूसरा ऐसा पास्ट टेंस है जो कि उन चीज़ों को, उन बातों को एक्सप्रेस या एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होता है जो कि इनडायरेक्ट मीन्स से हमें पता चलती है। मतलब वो डायरेक्टली हमारे साथ नहीं हुई होंगी, तो वो चीज़ हम एक्सप्रेस उसके थ्रू कर सकते हैं, दूसरे पास्ट टेंस के थ्रू। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब हमने कोई पास्ट चीज़ बतानी है, अपनी कोई पास्ट की स्टोरी बतानी है, या हमने दूसरों की बात को कुछ बताना है, दूसरों की बात को समझना है, या हमने बात बतानी है या हमने बात समझनी है, तो उसमें हमें दोनों पास्ट टेंसेस को मद्देनज़र रख के चलना है, अगर हम टर्किश स्पीकिंग हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो उनके अंडरस्टैंडिंग को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, ये हम देख सकते हैं कि उनको ये चीज़ में कॉन्शियस रहना है कि कौन-सा पास्ट टेंस इस्तेमाल हो रहा है, और तभी वो उस चीज़ को सही से समझ सकते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे उनकी परसेप्शन जो है वो उनकी लैंग्वेज की वजह से, उनकी लैंग्वेज की एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की वजह से जो है वो चेंज हो रही है। आगे हमारे पास स्पेनिश और फ्रेंच की एक एग्जांपल है कि इन दोनों लैंग्वेजेस के अंदर 2 तरीके होते हैं एक बंदे को एड्रेस करने के। जैसे अगर मैं उर्दू की भी एग्जांपल दूँ तो उर्दू में भी 2 ही तरीके होते हैं, कि आपके पास एक तो ऑप्शन है, बल्कि उर्दू में तो ज़्यादा तरीके होते हैं। एक हमारे पास ऑप्शन है कि आप बोल सकते हैं दूसरे को, सामने वाले को। फिर हमारे पास है कि हम तुम बोल सकते हैं। और अगर हमें ज़्यादा ही किसी के साथ फ्रैंकनेस शो करानी हो तो उसको लोग तू भी बोलते हैं। तो मतलब ये हमारे पास 2 से 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ हो गई सिर्फ़ एक यू वर्ड के लिए। इंग्लिश में जो सिर्फ़ यू है उसके लिए हमारे पास उर्दू में कितनी कैटेगरीज़ आ जाती हैं। तो सिमिलरली फ्रेंच और स्पेनिश की भी यहाँ एग्ज़ाम्पल है कि वहाँ पे भी हमारे पास 2 हैं वेज़ जिसमें हम सामने वाले बंदे को एड्रेस कर सकते हैं। अब उसमें एक है कि हमारा या तो फॉर्मल रिलेशनशिप हो या इनफॉर्मल रिलेशनशिप हो। तो मतलब फ्रेंच और स्पेनिश स्पीकिंग लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना होता है बात सुनते हुए या बात करते हुए कि सामने वाले का रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि वो उसी लिहाज से उस बंदे को एड्रेस करेंगे। तो इट मीन्स यहाँ पे उनकी बात करने के दौरान जब वो बात कर रहे हों या समझ रहे हो तो उनका थॉट प्रोसेस मुसलसल काम कर रहा होता है उनकी लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि उन्होंने उसी हिसाब से उसको लेके चलना होता है। अच्छा, अब जो लास्ट में मैंने एग्ज़ाम्पल दी है, ये है न्यू स्पीक की। न्यू स्पीक एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका ज़िक्र जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 के अंदर किया गया था। जॉर्ज ऑरवेल ने अपने नॉवल के अंदर न्यू स्पीक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई, और ये एक लैंग्वेज का नाम था जो कि एक ऐसी एम्बिगुअस लैंग्वेज थी, यानी कि कन्फ्यूज़िंग लैंग्वेज थी, जिसके अंदर वोकैब्युलरी बहुत लिमिटेड थी, बहुत कम वोकैब्युलरी थी, वर्ड बैंक इसका बहुत लिमिटेड था, छोटा था, और ग्रामर भी बहुत कम थी। और ये जो लैंग्वेज है, ऑरवेल के मुताबिक टू डिमिनिश द रेंज ऑफ थॉट, इसलिए बनाई गई थी कि लोगों की थॉट प्रोसेस को कम किया जा सके और ख़त्म किया जा सके। तो मतलब इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि हम अपने थॉट प्रोसेसेस को कम-ज़्यादा कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ लैंग्वेज को कम-ज़्यादा करने से और लैंग्वेज को उसी हिसाब से लेके चलने से। तो यहाँ जो जॉर्ज ऑरवेल का नॉवल है 1984, वहाँ पे उसने स्टोरी जो थी, मैं स्टोरी तो ऑब्वियसली पूरी यहाँ पे नहीं बताऊँगी, बट थोड़ा-सा एक कॉन्सेप्ट देती चलूँ ताकि बात समझ में आ जाए, कि वहाँ पे वो एक गवर्नमेंट दिखाता है, ऐसी गवर्नमेंट जो कि एक आप कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग किस्म की गवर्नमेंट दिखाता है, जो कि लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। न्यू स्पीक एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसको यूज़ करते हैं इस काम के लिए कि लोगों के दिमाग में ये बात बिठाई जा सके कि उन्होंने कभी भी अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत नहीं करनी।
और ये भी कि जो लोग हैं उनको इतनी पॉलिटिकल नॉलेज ना हो कि वो हमारे खिलाफ उठ के कभी भी खड़े हो सकें, उनको ये चीज़ कभी गलत या बुरी लगनी ही नहीं चाहिए। तो उस काम के लिए उन्होंने कोई और जबर तशद्दुद की पॉलिसीज़ नहीं अपनाई, उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा काम किया। और वो छोटा-सा काम क्या था कि उन्होंने लैंग्वेज को चेंज कर दिया। लैंग्वेज को इतना रिस्ट्रिक्टेड, इतना छोटा कर दिया कि उसके अंदर ऐसे वर्ड्स ही एलिमिनेट कर दिए, ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें एलिमिनेट कर दी कि जिससे लोगों की थॉट प्रोसेसेस उनको रिबेल करने की तरफ यानी बगावत की तरफ लेकर जाते। तो मतलब इस तरह से हम लैंग्वेज को यूज़ करते हुए दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उनके थॉट प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब चलते हैं। आई होप आप लोगों को लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है इसके अंदर वो लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी का है, तो उसकी तरफ चलते हैं। इसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि जो रिलेटिविटी है वो क्या है, डिस्टिंक्शंस एनकोडेड इन वन लैंग्वेज आर यूनिक टू दैट लैंग्वेज अलोंग एंड देयर इज नो लिमिट टू द स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस। यानी वो कह रहे हैं कि जो डिफरेंट हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं उनके एक के अंदर जो चीज़ें होती हैं, एक लैंग्वेज के अंदर जो डिस्टिंक्शंस होती हैं, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सिर्फ उसी लैंग्वेज के लिए यूनिक होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि वो सेम टू सेम चीज़ें दूसरी लैंग्वेज के अंदर भी हों। और हमारे पास लैंग्वेज जो है वो बहुत डाइवर्स है और इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, मतलब स्ट्रक्चरली हमारी लैंग्वेजेस एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं, डाइवर्स हैं। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी है ये ज़्यादा फोकस करता है कल्चर के ऊपर, मतलब ये थॉट के ऊपर तो ऑब्वियसली करता ही है, बट क्योंकि यहाँ बात की गई है एक लैंग्वेज और दूसरी लैंग्वेज के बीच कंपैरिजन की, तो यहाँ ज़्यादा फोकस कल्चर के ऊपर रहेगा। और ये जो लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है ये भी बताता है कि एक लैंग्वेज दूसरी में पूरे तौर पे ट्रांसलेट नहीं हो सकती। जैसे अक्सर हम कोशिश करते हैं कि अगर मैं उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन दी गई है या इंग्लिश टू उर्दू दी गई है तो हम उसको पूरे पूरे एक एक लफ्ज़ को ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता, बात को एज अ होल ट्रांसलेट किया जाता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका हमारे पास दूसरी लैंग्वेज के अंदर कोई लाइक रिलेटिव वर्ड नहीं होता, तो इसीलिए इसको लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी कहा जाता है। आगे इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि बात मज़ीद क्लियर हो जाए। फर्स्ट हमारे पास है एक इंडोनेशियन वर्ड, तो इंडोनेशियन लैंग्वेज की एग्जांपल है इनक, ये वर्ड है यहाँ पे। तो इसका जो मतलब होता है, वैसे तो इसका देखा जाए तो इसके भी ज़्यादा मीनिंग्स हैं, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं, तो इसका एक मीनिंग गुड और नाइस में भी आता है, और एक और मीनिंग जो इस वर्ड का आता है वो आता है ब्लेंड ऑफ स्वीट एंड सॉल्टी फ्लेवर्स। तो मतलब ऐसा एक अनोखा फ्लेवर जिसमें स्वीट और सॉल्टी दोनों का टच हो। तो अब ऐसे फ्लेवर के लिए इंग्लिश में तो कोई टर्म है ही नहीं। सो इट मीन्स कि उनके कल्चर में, उनके एरिया में कोई ऐसा फ्लेवर एग्जिस्ट करता है, तभी इसके लिए ऐसी एक टर्म रखी गई है। तो यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश अगर फ्लेवर्स देखे जाएँ तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा फ्लेवर एग्जिस्ट नहीं करता है जिसमें स्वीटनेस और सॉल्टीनेस दोनों का टच हो। सो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास इससे रिलेटेड कोई टर्म ही मौजूद नहीं है। तो ये चीज़ ज़ाहिर-सी बात है, अगर इंडोनेशियन ये फ्लेवर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो इंग्लिश लोग ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसका वर्ड ही नहीं है। सो इट मीन्स कि अगर आपको कोई कहे कि इस वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, तो आप इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते, बिकॉज इसकी कोई टर्म, कोई कॉन्सेप्ट ही इंग्लिश में नहीं है, तो आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सिमिलरली अगर आप किसी पंजाबी, वो लोग जो पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी लोगों से पूछें कि कॉफ़ी टेबल क्या होता है, ठीक है, अभी तो आजकल के दौर के तो ऑब्वियसली एडवांस हो गए हैं सब, लेकिन अगर आप थोड़े पुराने किसी से पूछेंगे कि कॉफ़ी टेबल क्या होता है, तो उनको ये बात नहीं पता होगी। हाँ, वो आपको दूसरी टेबल्स के बारे में ज़रूर बता सकते होंगे, लेकिन कॉफ़ी टेबल के बारे में नहीं बता सकते होंगे। अगर आप चलें किसी आज जो ओल्ड पंजाबी लोग हैं, उनसे अगर आप पूछते हैं, तो वो आप ये बात आपको नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि पंजाबी में इस कॉफ़ी टेबल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना उनकी लैंग्वेज में इसकी कोई पंजाबी वर्ड है। हाँ, यही बात आप किसी और लैंग्वेज से पूछेंगे, लाइक इंग्लिश स्पीकर से पूछेंगे, तो वो आपको बता देंगे, और पंजाबी स्पीकर्स आपको नहीं बता सकते ये बात। तो इसका क्या मतलब है कि उनके पास अपनी जो मदर टंग है, उसके अंदर इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई वर्ड नहीं है, उनके पास ये चीज़ नहीं है, उनके माइंड में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। सो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास इसका ना माइंड में कॉन्सेप्ट है, ना हमारी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट है, तो ये अब इसको आप ट्रांसलेट भी नहीं कर सकते। इस वर्ड का कोई रिलेटिव वर्ड, कोई सिमिलर वर्ड आप दूसरी लैंग्वेज में ढूँढ नहीं सकते जिसमें इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि 2 लैंग्वेजेस का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, उनका कल्चर के साथ कैसा रिलेशनशिप हो सकता है। सो ये जो दोनों पार्ट्स हैं हमारे पास, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज़्म का और लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी का, ये आपस में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। काफ़ी जगह आपको लगेगा कि ये एग्ज़ाम्पल तो दूसरे में भी फिट बैठती है, तो आप उसको कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि हमारे पास, अगर मैं इसको 2 लफ्ज़ों में समराइज़, 2 लाइन्स में करने की कोशिश करूँ, तो वो यही है कि लैंग्वेज जो है वो डिटर्मिन कर सकती है हमारे थॉट प्रोसेस को, क्योंकि हम अपनी थॉट प्रोसेस, हम अपनी थिंकिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं लैंग्वेज के थ्रू, तो इसीलिए हमारी थॉट प्रोसेसेस हमारी लैंग्वेज से बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते हैं।
और ये भी कि क्योंकि हमारे पास लैंग्वेजेस की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, तो एक लैंग्वेज काफ़ी दफ़ा दूसरी लैंग्वेज में एक इक्विवेलेंट टर्म हासिल नहीं कर पाती। सो यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक लैंग्वेज कितनी इम्पोर्टेंट होती है, वो कल्चर के साथ हमारी थॉट प्रोसेस के साथ, हर चीज़ के साथ कितना लिंक करती है, और लैंग्वेज की थॉट, कल्चर, इन सब में क्या इम्पोर्टेंस है। ये आज के हमने टॉपिक के अंदर कवर किया। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक भी क्लियर होगा और वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास मज़ीद इस तरह का कंटेंट आता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।